जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी एंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड यानी रक्त से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रक्त यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इसे आप नोट कर सकते हैं कि हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ब्लड का अध्ययन किया जाता है। चलिए पहले ये जानते हैं कि ब्लड आखिर है क्या, यानी रक्त क्या है। तो ब्लड जो है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए, तरल शब्द से तो आप वाकिफ होंगे। संयोजी का मतलब है जोड़ के रखने वाला, यानी सभी अंगों को, मानव शरीर में सभी अंगों को अगर कोई जोड़ के रखता है तो वो ब्लड है, यानी रक्त है। और टिश्यू का मतलब हुआ जब एक तरह की कई कोशिकाएं जो आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? वो ऊतक का निर्माण करती हैं। ब्लड एक कोलॉइड है और ये हमें पोषण प्रदान करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसका भी परिवहन ब्लड में ही होता है। ब्लड जो है आमतौर पर बॉडी का 7% होता है, 7% होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर बात करें तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। रक्त की जो प्रवृत्ति होती है, या यूं कहें उसका जो नेचर होता है, वो थोड़ा क्षारीय होता है, मतलब एल्कली नेचर होता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.25 से 7.45 के बीच में होता है। ये सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, पीएच के बारे में पूछा जाता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। सवाल ये पूछा जाता है कि ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि जो रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को जमने ना दे। तो वो कौन है? वो हिपैरिन है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि हिपैरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, जो कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की, कि ब्लड में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसका सॉलिड पोर्शन, ठोस, और दूसरा है लिक्विड यानी द्रव। सॉलिड में क्या आती हैं? ब्लड सेल्स आती हैं हमारी, यानी रक्त कोशिकाएं आती हैं, जो कुल ब्लड का 45% हिस्सा होती हैं। जिसमें क्या क्या शामिल होती हैं? इसमें आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। वहीं जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है वो होता है ब्लड प्लाज्मा, जो कुल 55% भाग जो है ब्लड का बनाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन कोशिकाओं का निर्माण, ब्लड सेल्स का निर्माण होता कहाँ है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और इस निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। इसे आप नोट कर सकते हैं कि ब्लड के का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? हेमेटोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण को इरिथ्रोपोएसिस और डब्ल्यूबीसी के निर्माण को ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है। अब याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, तो उसमें पोएसिस जोड़ना है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, तो उसमें आपको ल्यूकोपोएसिस जोड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसीज की, यानी रेड ब्लड सेल्स की। इन्हें इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इन्हें इरेथ्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? कि इरेथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, यानी कोशिकाएं, यानी लाल कोशिकाएं। इनका जो शेप होता है बाई कनकेव डिस्क की तरह होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनका आकार किस प्रकार का है। और ये कुल रक्त का 40 से 45% हिस्सा जो है वो बनाती हैं। इनका निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। और वहीं अगर भ्रूण की बात करें तो भ्रूण के अंदर जो आरबीसीज का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। आमतौर पर आरबीसीज में केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ऊंट, जिराफ या लामा। लाल रुधिर कोशिकाओं की अगर बात करें तो इनका जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से जो है इनका कलर जो है वो लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होता है उसका जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है वो आयरन होता है, और आयरन जो है वो रेड कलर को इंपार्ट करता है। इसीलिए जो है आरबीसीज का कलर जो है वो रेड होता है। आरबीसीज का जो काम है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो परिवहन करना है। सवाल ये पूछा जाता है यहाँ से, इस पर ध्यान दें आप लोग, कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी की कमी से जो होने वाला रोग है उसे हम एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की, सफेद रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट्स का मतलब होता है कोशिकाएं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं लिखा होता है, तो वहां पे आरबीसी की जगह पे क्या लिख देगा? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी की जगह पे क्या लिख देगा? ल्यूकोसाइट्स। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इस चीज को क्लियर अपने दिमाग में रखिए कि सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स हैं,
आरबीसी हैं, सबसे पहले आरबीसी हैं, फिर डब्ल्यूबीसी हैं, फिर प्लेटलेट्स हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? एरिथ्रोसाइट्स। फिर कौन सी हैं? ल्यूकोसाइट्स। फिर लास्ट में जो हैं वो कौन सी हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो ELT, तो देखेंगे आप अल्फाबेटिकली भी जो है ये जो है पहले E आता है, फिर L आता है, फिर T आता है। WBC जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम का 1% से कम हिस्सा जो है वो यही बनाती हैं, और इनका आकार जो होता है भिन्न भिन्न होता है, और इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में भी होता है, लेकिन सफेद अस्थि मज्जा में होता है, व्हाइट बोन मैरो में होता है। इनमें केंद्रक जो है उपस्थित होता है, और इनका जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन तक होता है। इनका रंग जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सफेद होता है, और इनका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्टर हैं, रक्षक हैं, यानी ये फॉरेन मटेरियल के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करते हैं। अगर WBC कोशिकाओं के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट्स, एक होती है मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के दो हिस्से होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं आकार में। इसका आप ध्यान रखें, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं मोनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के 3 प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और जो सबसे कम संख्या में होती हैं वो बेसोफिल्स होती हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आती हैं? उसमें आता है बेन। क्या आता है? बेन। याद रख लीजिएगा, बेन, BEN। तो बी से हो गया आपका बेसोफिल्स, ई से हो गया इयोसिनोफिल्स और एन से हो गया न्यूट्रोफिल्स। तो बाकी बची जो दो L और M यानी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स वो ए ग्रेनुलोसाइट्स में हो गई। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं कि जो WBCs हैं, जो मैंने आपका लिखा था कि भिन्न भिन्न आकार होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए बेसोफिल का शेप कैसा है, फिर इसके बाद इयोसिनो का शेप कैसा है, न्यूट्रोफिल्स का शेप कैसा है, इसके बाद लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो B और T टाइप की होती हैं, उनका शेप कैसा है, मोनोसाइट्स का शेप कैसा है। तो इसीलिए जो है WBCs का जो शेप है मैंने बताया था भिन्न भिन्न होता है, यानी 5 तरह की होती हैं, पांचों का आकार जो था वो अलग अलग होता है। चलिए, आरबीसी की बात कर ली हमने, WBC की बात कर ली, अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। तो जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, उसी प्रकार ब्लड प्लेटलेट्स को जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट यानी जमना, साइट्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, साइट्स का मतलब होता है कोशिका। और ब्लड प्लेटलेट्स में जो होता है, इन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और इनका निर्माण जो है वो, इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, और जीवन काल सामान्य तौर पर 8 से 10 दिन होता है। ये काम क्या करती हैं? ये हमारे ब्लीडिंग को कंट्रोल करती हैं, यानी रक्तस्राव को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जो सफेद रंग का जो आकृति है ये जो है ब्लड प्लेटलेट है। अगर मान लीजिए कि किसी के शरीर में या रक्त में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और यही नंबर्स अगर बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइथेमिया। इसको याद कर लीजिएगा आप। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कौन होती हैं, सबसे कम कौन होती हैं और बीच में कौन होती हैं, तो आरबीसी की संख्या ब्लड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, फिर इसके बाद WBC होती हैं। अगर आरबीसी और WBC के अनुपात की बात करें तो 600 आरबीसी पर 1 WBC होती है, यानी इनके बीच का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। ये दोनों सवाल जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो विशेष ध्यान रखें इनका भी आप। अब बात करते हैं ब्लड के लिक्विड पोर्शन की, यानी प्लाज्मा की। तो स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड में ब्लड सेल्स होती हैं और लिक्विड पोर्शन में क्या होती हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल रक्त की मात्रा का 55% भाग होता है। 55% प्लाज्मा है तो 45% कौन है? ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा का कलर जो होता है वो पीला होता है। पीला क्यों होता है? इसका बिलिरुबिन जो पिगमेंट होता है हमारा, उसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो येलोइश होता है, पीला होता है। और उसमें कई प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं, और क्लॉटिंग कारक। क्लॉटिंग कारक का मतलब होता है जो रक्त को जमाने में सहायक होते हैं, वो कारक भी जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है ब्लड का, तो जो प्लाज्मा है वो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर की तरफ है, और इसके बाद जो है WBCs हैं,
और इसके बाद जो है कौन सी है, आरबीसीज हैं। तो कलर का डिफरेंशिएशन भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सवाल पूछा गया था कि सीरम क्या है। तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग कारक यानी जो रक्त जमाने में सहायक हैं, जैसे फाइब्रिनोजन है और जो अदर फैक्टर्स हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सीरम कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने की थी। और ब्लड ग्रुप के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा है ओ। अगर इस बेस पर देखें, इस आधार पर देखें, तो जो सर्वदाता है वो ओ है, यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है। और सर्वग्राही यानी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है। लेकिन जब हम आरएच फैक्टर की बात करते हैं, यानी हम रीसस फैक्टर की बात करते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर और एएस वीनर ने की थी। एक रीसस बंदर था, उसमें पाया गया था ये फैक्टर सबसे पहले। उस फैक्टर के अगर अनुसार देखें तो जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है यानी सर्वग्राही है, वो कौन सा है, वो है आपका ए बी। देखिए अब के क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है। तो वहां ए बी ओ ये विकल्प आपको नहीं मिलेगा। वहां आपको विकल्प क्या मिलेगा, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर इस तरह से आएगा, क्योंकि अब सामान्य सवाल नहीं पूछे, क्योंकि ये आम सवाल हो गए। ये जो चीजें हैं ये आम हो चुकी हैं। अब इनको आरएच फैक्टर के बेस पर पूछा था सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वग्राही है। आपको ऑप्शन में मिलेगा ए बी पॉजिटिव, ओ और ए बी निगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे आप डाउट में होंगे कि ए बी तो सर्वग्राही होता ही है, तो पॉजिटिव निगेटिव कहां से आ गया, तो इसका थोड़ा सा आपको जानकारी होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड कैसे किया जाता है कि भाई ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। देखिए अगर एंटीजन ए होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी बी होगा और आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। समझिए कैसे, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसमें आरएच फैक्टर है, ठीक है। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको याद कैसे करें, देखिए ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है। आप सिर्फ एक याद रखिए, एंटीजन, एंटीबॉडी को मत याद रखिए। एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली जो है आपका याद हो जाएगा। तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसी का सेम एंटीजन होगा, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, ठीक। अगर ए पॉजिटिव है तो एंटीजन तो ए होगा ही होगा, और पॉजिटिव की वजह से क्या है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, इसलिए वो ए पॉजिटिव है। तो जो ब्लड ग्रुप होगा सेम एंटीजन होगा और उसका अपोजिट जो है वो एंटीबॉडी होगा। तो आप एक याद रखो एंटीजन को, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप में बात करते हैं, अगर एंटीजन फिर से ए है और एंटीबॉडी बी है और आरएच फैक्टर एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो ब्लड ग्रुप होगा आपका ए निगेटिव। निगेटिव क्यों, क्योंकि आरएच फैक्टर एब्सेंट है। उसी तरह ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीजन कौन सा होता है, बी। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन। तो बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी क्या होगा, उसका उल्टा होगा, ठीक। अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। देखिए ब्लड ग्रुप 4 ही हैं, ए बी ओ, सी डी ई एफ है नहीं। तो इतना तो कॉमन सेंस है, इतना सबको पता होगा। तो इसमें सी डी ई तो आएगा ही नहीं, या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो ओ आएगा। इसके अलावा चौथा लेटर कोई इसमें नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव है, इसका मतलब आरएच फैक्टर एब्सेंट है। तो एंटीजन कौन सा होगा, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा, यानी बी एंटीजन होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अब ए बी की कंडीशन में क्या होता है कि इसमें 3 एंटीजन होते हैं, ए बी और ए बी, ठीक है। एंटीबॉडीज में नहीं पाई जाती। यहां सवाल पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो वो ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। उसी तरह ए निगेटिव है, सॉरी ए बी निगेटिव है। निगेटिव इसका मतलब आरएच फैक्टर एब्सेंट है और इसमें एंटीबॉडी पाई नहीं जाती। और एंटीजन कौन से हैं, ए बी और ए बी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो ओ में पहला कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, अगर मैंने बोला कि ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें आरएच फैक्टर होगा। तो आरएच फैक्टर हो गया तो भैया ये कौन सा हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें होते क्या है,
ऑब्वियसली एंटीजन नहीं तो एंटीबॉडी होंगे, तो सेम एंटीबॉडी यानी ए बी और ए बी एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, अब वहीं ओ निगेटिव की अगर बात करें तो निगेटिव है, इसका मतलब RH फैक्टर नहीं है, और एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी और ए बी। यहां से एक सवाल पूछा था कि किस ब्लड ग्रुप में तीनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो ये तीनों एंटीजन है किस ब्लड ग्रुप में है, ए बी में है। ठीक है, या निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, या कोई, हाँ चलिए, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा जहां कोई एंटीजन नहीं है, वो है ओ। अब एंटीबॉडी से भी रिलेटेड पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो वो ए बी में नहीं पाई जाती। ठीक है, या कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें तीनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो वो है आपका ओ ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। चलिए बात करते हैं ए पॉजिटिव की। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें क्या है, RH फैक्टर है, तो ये किसको दे सकता है, जो पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, मतलब मैं पॉजिटिव हूं तो मैं किसको दे सकता हूं, सिर्फ पॉजिटिव लोगों को दे सकता हूं। तो किसको दे सकता हूं, खुद ए हूं तो ए को ही दे सकता हूं, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है, तो ए बी पॉजिटिव को मैं ब्लड दे सकता हूं। और मैं ले किससे सकता हूं, एक तो खुद वाले से लूंगा यानी ए पॉजिटिव से लूंगा और ए निगेटिव से लूंगा, साथ ही साथ जो ओ ब्लड ग्रुप है, जो सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, उससे भी मैं ब्लड ले सकता हूं। अगर ए निगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें, ये किसको दे सकता है, ये निगेटिव यानी इसके पास कुछ नहीं है, तो ये सबको दे सकता है, यानी एक ब्लड ग्रुप को दे सकता है, यानी दोनों हिस्सों को, पॉजिटिव को और निगेटिव को भी, और ए बी को भी दे सकता है, ए बी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को, यानी इन 4 ब्लड ग्रुप को ये ब्लड दे सकता है। तो ले किससे सकता है, निगेटिव है तो सिर्फ निगेटिव वालों से ही लेगा। देखो जो पॉजिटिव हैं वो सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड देंगे, ठीक है, और जो निगेटिव हैं वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव से ब्लड लेंगे, इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को ब्लड देगा, बट जो निगेटिव है वो निगेटिव से ब्लड लेगा। ठीक है, अब बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा, लेकिन ले किससे सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब बी निगेटिव की बात करते हैं, जैसे ए निगेटिव था वैसे बी निगेटिव, तो बी निगेटिव किस को ब्लड दे सकता है, निगेटिव है यानी इसके पास कुछ नहीं है, तो ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी निगेटिव को दे सकता है। और ले किससे सकता है, निगेटिव है तो निगेटिव लोगों से ही लेगा, यानी बी से लेगा, और जो यूनिवर्सल डोनर यानी जो सर्वदाता है ओ निगेटिव से ही लेगा। अब ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ए बी पॉजिटिव क्या है, किसको देगा ब्लड, ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। ठीक है, बट ले किससे सकता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। ए बी निगेटिव की बात करें, ए बी निगेटिव जो है ब्लड ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इस पास ये माइनस है, माइनस मतलब इस पास कुछ नहीं है, तो ए बी पॉजिटिव को भी दे देगा और ए बी निगेटिव को भी दे देगा। तो ये ब्लड ले किससे सकता है, ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ए बी निगेटिव से और ओ निगेटिव से। ठीक है, चलिए अब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ओ पॉजिटिव किसको किसको दे सकता है, जो पॉजिटिव लोग होंगे, यानी ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। वो देखो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, तो किसको किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से, ए बी ओ। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही देगा, ठीक है, बट ले किससे किससे सकता है, ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। अब लास्ट में बात करते हैं ओ निगेटिव की। ओ निगेटिव जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्यों, क्योंकि ओ देखो क्या है, सर्वदाता है, सबको दे सकता है, ऊपर से फिर माइनस है, मतलब कर्जे में है ये खुद में खुद, तो सबको दे सकता है जो इसके पास में है। बट ये ले किससे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव से लेगा। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने कोशिश की कि ब्लड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर कर सकूं, और इसमें मैंने आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।